जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपके और हमारे बीच में पढ़ने पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। कल मैथ्स का पहला लेक्चर लिया था और अभी ये हिंदी का पहला लेक्चर है। उसके बाद फिर एक मैथ्स का लेक्चर होगा दूसरा आज। ठीक है, कल किसी कारणवश हो नहीं पाया था, जो कि स्टूडियो आपका बिजी रहता है। समय मिलने पर ही सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। आशा और उम्मीद है कि आपको मैथ्स के पहले लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक समझाया पाया हूँगा और आज हिंदी के पहले लेक्चर में भी आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा मैं आपको, और आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने थोड़ा सा हटके पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है, देखो, आप जहाँ पेड़ बेच लेते हो, रुपए देकर लेते हो, वहां से तुलना करना, क्या कुछ आपको नया देखने को मिला, नया सीखने को मिला। अब ये हिंदी की क्लास है, तो दो स्टूडेंट्स को बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यूपी पुलिस और जीडी वालों को, दूसरा यूपीएसआई वालों को। ठीक है, उस स्तर की चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। यूपीएसआई स्तर तक की चीजें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, हिंदी की क्लासेस। आपको मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप कहीं भी कोई बैच ना खरीदें। फिर भी आपका मन है, आपको लगता है कि नहीं, कहीं और खरीदना चाहिए, तो आप खरीद सकते हैं, आपका मन है। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो लोग मुझ पर विश्वास कम करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं। फिर जब आपने अभी फ़िलहाल में पेपर दिया ही है यूपी पुलिस का, तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ना तो मेरा कोई ऐप चल रहा, ना ऐसा कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूँ, और देखिए मदद का स्तर किस तरह का है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, बताएं, मुझे समझाएं कि आपने सर ऐसा पढ़ाया या ये कमी रह गई। ठीक है, आप ज़रूर मुझे कमेंट में अपनी राय दिया करें। मैं सारे लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। और आज का हम हिंदी का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए क्या कुछ कहना चाहता हूँ मैं पहले लेक्चर में। थोड़ी सी बेसिक बातें होंगी कल की मैथ्स की तरह, थोड़ी स्पीड भी पकड़ेंगे, हम रिदम भी पकड़ेंगे, सारा कुछ है, लेकिन शुरुआत थोड़ी धीमे धीमे होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं। आपको 30 से 35 मिनट 40 मिनट का लेक्चर मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन उसमें आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सभी से कह देना चाहता हूँ कि भैया, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बनाएं। आपके नोट्स ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ये तय है। मेरे हैंड रिटन, आपका दोस्त का हैंड रिटन या किसी का भी हैंड रिटन आपको इतना जल्दी आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है जितना जल्दी आपका खुद का लिखा हुआ हैंड रिटन। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाएं। और उसके बाद बढ़ते हैं अपने आगे एक क्रम में। तो पहली चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखो दोस्त, हम जो है कंपटीशन की हिंदी पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखो। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और आपका यूपीएसआई, और हो सकता है कि अन्य स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एमपीएसआई, आरटेट, बीपीएससी, उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए यूज़फुल नहीं है, सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, मैं तो बस एक बता रहा हूँ कि इन सभी एग्ज़ाम का मैं एनालिसिस करता हूँ। मैं जो आपको क्लास पढ़ाऊँगा ना, वो क्लास मेरी एनालिसिस के आधार पे होती है, एडमिशन के आधार पे नहीं। मुझे एडमिशन का टारगेट नहीं रखना होता, मुझे टारगेट रखना होता है कि पीछे जो यूपीएसआई हुआ है, यूपी पुलिस हुआ है, वहाँ से कितना फंसा या वहाँ कहाँ से प्रश्न आया। ठीक उस हिसाब से एनालिसिस के आधार पे, हर टीचर को एनालिसिस के आधार पे ही पढ़ाना चाहिए। देखो क्या कहता है मेरा एनालिसिस, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सारा कुछ है। देखो पहली स्लाइड आई है आपको, भैया प्लीज सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी से, जितने भी लोग देख रहे हैं, दोस्त भाई बहन,
हिंदी की अगर आप कॉपी बनाते हैं, कॉपी के पहले पेज पे ये चीज़ आपकी नोट होनी ही होनी चाहिए। हिंदी की कोई भी किताब खरीद के लाते हैं आप, इंडेक्स दिया होता है, वो इंडेक्स किताब में ये बताता है, समझाता है कि हम इस किताब के ज़रिए क्या पढ़ेंगे। चूँकि हमें देना है एसएससी जीडी देना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम देना है, यूपीएसआई देना है आगे, तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको शब्दावली का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, साहित्य और विविध का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश भी पढ़ना पड़ेगा। तब आपकी कंपटीशन की हिंदी कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ये वाली बात जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं? आपने यूट्यूब सेशन भी देखे होंगे, यूट्यूब पे टीचर क्या करते हैं, या कोई भी किसी भी टीचर का ऐप, आप ऐप पर पेड बैच खरीदें, वो सिर्फ आपको यही पढ़ाता रहता है, वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, कालवाच्य, वाक्य, अव्यय, आपको पूरा व्याकरण का हिस्सा पढ़ा देता है। वो शब्दावली के हिस्से भी कम प्रैक्टिस कराता है आपको। और साहित्य और विविध में आप देख लेना ये सारी चीजें, कोई भी टीचर अगर पेड बैच में भी ये सारी चीजें पढ़ाता हो तो आप कमेंट बॉक्स में नाम लिख देना उसका। और मेरा दावा है कि मैं यूट्यूब पे आपको एक एक लिखा हुआ टॉपिक सारे कंप्लीट कराऊंगा, सारे। तब आपके 37 में से 35 और 36 क्वेश्चन सही होंगे। यूट्यूब पे टीचर जो थंबनेल बना देते हैं कि पाए 35 में 37 में 37, पाए 35 में 35, पाए 40 में 40, और पढ़ाते कितना है? पढ़ाते सिर्फ इतना है, बहुत ज्यादा यहाँ से 2-4 टॉपिक उठा लेते हैं। ऐसे ना तो कभी 37 में 37 आएंगे, अभी यूपी पुलिस देख लिया आपने, ऐसे नहीं आएंगे भाई। आपको 90-95% अगर लेना है, ये एक एक टॉपिक नोट कर लो, यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे। हर जगह से आपको प्रश्नों की संख्या देखने को मिलती है, तब आपकी हिंदी भाषा कंप्लीट होती है। आपको साहित्य और विविध के ये वाले सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, शब्दावली में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। मैंने अगर इन चीजों को नोट किया है तो एक सीक्वेंस में किया है। आप एसएससी जीडी दे लेना, यूपीएसआई दे लेना, यूपी पुलिस उठा के देख लो, सबसे ज्यादा रोल रहता है आपका शब्दावली वाले पार्ट का। हालांकि मैंने लिंग वचन तत्सम तद्भव को शब्दावली में रखा है, क्योंकि लिंग वचन और तत्सम तद्भव की शब्दावली ही आती है एग्जाम में, इसलिए मैंने उन्हें शब्दावली के पार्ट में रखा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है भैया, इस टेबल को जरूर बना लें। मैंने हाथ से इतना सारा लिखा है, क्योंकि पता है कि आपके भाई आपके दोस्त पे इतना शायद पैसा नहीं है कि वो पीपीटी इनकी बनवा सके, लेकिन मेहनत मैं पूरी कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? तो मेरी मेहनत को देखिए, अपने कंटेंट को देखिए, बात खत्म। उससे आगे कुछ देखना नहीं है आपको कि कैसा है क्या है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से कह रहा हूँ, ये आप पहली कॉपी पे, पहले पेज पे नोट कर लें कि मुझे यूपी पुलिस अगर क्रैक करना है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, यूपीएसआई अगर क्रैक करना है तो आपको एक एक टॉपिक ये पढ़ने पड़ेंगे। अभी आप देखेंगे, मेरा लेक्चर शुरू होगा तब चीज़ें देखेंगे, ठीक? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये आपने नोट कर लेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करने के बाद आप चीज़ें नोट कर लें, ठीक? चलिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि चलो मैं आपसे क्या करूंगा कि एक लेक्चर में 2 पार्ट कंप्लीट करके चलागा। कंप्लीट का सेंस ये हो गया, 2 पार्ट कवर करके चलेंगे हम। थोड़ा सा लेक्चर मान लो व्याकरण का ले लिया, तो थोड़ा सा उसमें विविध का ले लिया, या थोड़ा सा साहित्य का ले लिया, या थोड़ा सा शब्दावली का ले लिया, ऐसे करके चलेंगे। दोनों ही चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे 2-2 के साथ, तभी हमारा सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है? चलिए फिर हम लेक्चर अपना शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले देखो, हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस में हमारे में आती है हिंदी भाषा, ठीक है? क्या आती है? हिंदी भाषा।
अब हिंदी भाषा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए भैया? हिंदी भाषा के व्याकरण का ज्ञान चाहिए। अगर हमें किसी भी भाषा की जानकारी चाहिए, किसी भी भाषा की हमें नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले हमें उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसके व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। तो व्याकरण चीज क्या होती है भैया? व्याकरण चीज होती है भैया, व्याकरण का अर्थ होता है नियमों का शास्त्र। क्या होता है भैया? नियमों का शास्त्र। व्याकरण को हम क्या बोलते हैं? नियमों का शास्त्र। ठीक है, तो आप मान के चलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश का ग्रामर पार्ट सीखना पड़ता है। आपको फ्रेंच, आपको जो भी लैंग्वेज जापानीज चाइनीज सीखनी होती है, हर किसी भाषा का हमें क्या सीखना पड़ता है? व्याकरण सीखना पड़ता है। अब देखिए मैंने एक शब्द लिख दिया यहाँ व्याकरण। आप इस शब्द से होकर हजारों बार निकल गए होंगे, आप इस शब्द से होकर 1000 बार निकल गए होंगे, लेकिन आपने ये गौर नहीं किया होगा कि क्या इसी शब्द से कहीं कोई एग्जाम में प्रश्न आया है? क्या इसी शब्द से किसी एग्जाम में कोई प्रश्न आया है? अब मैं आपको मैंने एनालिसिस किया, देखा पीछे प्रीवियस, क्या व्याकरण शब्द से ही कोई प्रश्न आते हैं? तो आप देखने को मिलेंगे प्रश्न किस प्रकार आते हैं। थोड़ा सा मैं व्याकरण के बारे में मैंने जो बताया वो आप एक बार देख लो। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, ना चाहे तो मत करें, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ नोट करना, बस समझ लें व्याकरण का अर्थ क्या होता है। मैंने अभी पहले बताया नियमों का शास्त्र। ठीक है, तो जो भाषा को नियम में आबद्ध करे, नियमों में आबद्ध करे, आबद्ध का मतलब होता है बांधना। ठीक है, नियमों में बांधे उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सीखते हैं। हम किसी भी भाषा के बारे में शुद्ध रूप से अगर लिखना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस चीज का व्याकरण सीखना पड़ेगा। ठीक है, चले अब देखो व्याकरण शब्द से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो व्याकरण हमारा एक शब्द है, ये आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए अब व्याकरण शब्द की जब चर्चा चल ही रही है तो उसी के साथ कवर करते चलते हैं। ये सारा का सारा बेसिक हिंदी का पार्ट है, अभी चीजें शुरू होंगी। ठीक है, चलिए क्या है पहला तथ्य? है ये फैक्ट है भाई, इसमें कोई समझने का तर्क है ही नहीं, सीधे सीधे फैक्ट है, याद करना होता है। और आए हुए प्रश्न है ये कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? व्याकरण। ठीक है, मैंने क्या कहा? आप इस शब्द से 1000 बार निकल गए होंगे, लेकिन आपने गौर ही नहीं किया होगा कि व्याकरण शब्द से भी क्या कहीं प्रश्न बना है किसी एग्जाम में, या हमें ये चीज एनालिसिस की है। तो देखो व्याकरण के जनक कौन है भैया? दामोदर शर्मा, या इन्हें ही कहते हैं दामोदर पंडित। बात एक ही है। ठीक है, दो नाम नहीं है, एक ही नाम है। कहीं कहीं किसी किताब में किसी जगह दामोदर शर्मा लिखा रहता है, कहीं कहीं दामोदर पंडित। और ये प्रश्न आपका यूपीएसआई 2021 में आया है, और जिन्होंने यूपीएसआई 2021 दिया है किसी शिफ्ट में, उन्हें ध्यान आ रहा होगा ये बात। अब देखिए कितनी बेसिक सी चीज पूछ ली उसने व्याकरण से संबंधित, क्योंकि हम हिंदी भाषा का ही तो व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो उसने पूछ लिया हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? जनक का मतलब होता है पिता, जनने वाला। ठीक है, और इन्होंने जनक हैं हिंदी व्याकरण के, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी, रचना, और उस रचना का, उस पुस्तक का क्या नाम था भैया? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या नाम है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 किसी न किसी शिफ्ट का प्रश्न है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं अभी 2021 वाले में, देख रहे हो, उसी बेसिक से संबंधित। आगे देखो, देख लो वो उक्ति व्यक्ति वाला जो प्रश्न है ना, वो इस तरह से आया है, मैंने लिख भी दिया है यूपीएसआई। ठीक, पूछा ऐसे गया था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? देख रहे हो,
जब पहली बार लिखा ही उन्होंने है दामोदर शर्मा, जनक ही उनके कौन है, हिंदी व्याकरण के जनक ही जब दामोदर शर्मा है, तो उन्होंने जो लिखा होगा, जो जना होगा, वही तो प्रथम व्याकरण होगा। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण क्या है भैया, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी पर नोट करते चले। मैं फिर कह रहा हूं, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो पार्ट है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी विविध का हिस्सा है, ठीक है, विविध का। चलिए, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है, हिंदी व्याकरण के लेखक। तो यहाँ एक ध्यान देंगे कि ये जो हिंदी व्याकरण है ना, ये एक पुस्तक है, ये ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। हिंदी व्याकरण एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, कि लेखक कौन है, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है भैया, कामता प्रसाद गुरु। और इन्होंने कौन सी रचना की, नागरी प्रचारणी सभा की। ये भी आपके आए हुए प्रश्न हैं दोनों ही, किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, क्योंकि शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी व्याकरण, ठीक। हिंदी व्याकरण एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, कामता प्रसाद गुरु। आप आगे चलकर आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा भी होगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये चीज ये है, ये चीज ये है, यानी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अपनी हिंदी व्याकरण, उसके अनुसार, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। देखो, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जनक पढ़ा, फिर उसने भी अपनी एक रचना लिखी थी। लेकिन यहां एक चीज ये आई है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान, दोनों ही प्रश्नों में अंतर है, वो ये है कि जो जेसुआ केटलर थे, जोसुआ केटलर, इन्होंने जो हिंदी का व्याकरण लिखा था वो अंग्रेजी भाषा के आधार पे लिखा, क्योंकि भाई साहब ये अंग्रेज थे, ठीक है। इनकी जो बोलचाल की भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा थी। तो अंग्रेजी भाषा के आधार पर ये क्या थे भाई साहब, इन्होंने हिंदी भाषा का क्या किया था, व्याकरण लिखा था। टोन होती है हर किसी की अपनी, ठीक है। तो उस आधार पे हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला जो विद्वान कहा जाता है वो कौन है, जोसुआ गेटलर। अब दूसरा देखेंगे, हिंद राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित हो गई थी, ठीक है, तब की बात चल रही है ये। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण, या इसी को कहा जाता है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण। एक हिंदी का प्रथम व्याकरण अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, पीछे। एक ये जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण, जो पंडित किशोरीदास वाजपेयी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपकी जब हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई थी उसके बाद की बात है, ठीक है। या तो प्रश्न कैसे आएगा, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी, या हिंदी का प्रथम व्याकरण, वो पूछ सकता है ऑप्शन में पंडित किशोरीदास वाजपेयी हो, तो आंसर क्या करेंगे। और पंडित किशोरीदास वाजपेयी को और क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। यहाँ मैंने एक लाइन मेंशन कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है, ये वाली लाइन, हिंदी भाषा का पाणिनि, ठीक है। चलो अब ये आते हैं, लास्ट हमारा ये फैक्ट है। देखो, ये जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना इधर, ये चारों ही पॉइंट व्याकरण से संबंधित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करो भैया प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक चीज की जानकारी आपको दे रहा हूं। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है, शब्द पे ध्यान देंगे, व्याकरण। आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा होगा, वहां ये शब्द आता है व्याकरण। तो व्याकरण उस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस शख्स के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे किसी भी भाषा के व्याकरण की जानकारी हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजी के व्याकरण की जानकारी है, तो आप अंग्रेजी के व्याकरण कहलाएंगे। अगर आपको हिंदी के व्याकरण की जानकारी है तो आप हिंदी के व्याकरण कहलाएंगे, ठीक है। आपको संस्कृत के व्याकरण की जानकारी है तो आप संस्कृत के व्याकरण कहलाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के प्रथम व्याकरण कौन थे, वो भी क्या थे, दामोदर शर्मा। ये भी क्या है,
आपकी यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। फिर आप देख रहे हैं व्याकरण शब्द में कौन सा लिंग, जो लिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है ना वो व्याकरण के लिए हुआ है, कि व्याकरण शब्द में कौन सा लिंग है, भैया पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी भाषा का व्याकरण क्या किया जाता है, किसी भी भाषा का व्याकरण पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्याकरण शब्द में, देखो व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। व्याकरण शब्द का उपसर्ग क्या है, कितने उपसर्ग हैं, सॉरी उपसर्ग क्या नहीं, कितने उपसर्ग हैं। तो व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग होते हैं भैया। ठीक है, क्या होते हैं, दो उपसर्ग होते हैं। कैसे, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ शॉर्ट में समझ लीजिए। इसमें दो उपसर्ग प्रयोग हुए हैं, वी और आ। कितने उपसर्ग होते हैं, व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग। ये आपका यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। ठीक, अब आता है व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है। तो व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है भैया, यण संधि है। ये आपकी यूपी पुलिस 2019 का प्रश्न है। देख रहे हो, एक शब्द से रिलेटेड ही कितने फैक्ट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये चीज ना एनालिसिस के आधार पे होती है। आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ कहा करिए कि सर एनालिसिस के आधार पे पढ़ाओ। ये नहीं कि हर किसी टीचर ने, किसी ने भी अपना स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया, वर्णमाला से शुरू, संधि से शुरू, समास से शुरू। अरे ऐसे थोड़े ना है। देख क्या होता है, एक बिजनेस आप समझिए ना, एक बिजनेस का प्रोपेगेंडा होता है, वहां से शुरू, यहाँ से शुरू। किसी भी टीचर से पढ़ो, उससे कहो सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदी में कॉम्पिटिशन, वहां से पढ़ाइए। ठीक, चलिए एक और लास्ट चीज यहाँ देखते हैं, हिंदी व्याकरण के भेद। ये भी आपका यूपी पुलिस 2013 का प्रश्न है, देख रहे हो, क्योंकि आपके इस एग्जाम में फैक्ट ज्यादा आते हैं। हिंदी व्याकरण के भेद कितने होते हैं भैया, हिंदी व्याकरण के भेद होते हैं आपके 4। कौन कौन से, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार। इन्हीं चारों विचारों में आपकी पूरी ग्रामर, पूरी हिंदी समाई रहती है। पूरी व्याकरण किस में मिलती है, पूरी व्याकरण आपको इन 4 पार्टों में मिलती है, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और छंद विचार में। ठीक है, तो आपकी जो शुरुआत भी होने वाली है हिंदी की, वो कहाँ से होने वाली है, हिंदी व्याकरण के भेद से। भाई भेद प्रकार होते हैं किसी के, और उसी प्रकार से शुरुआत होनी है। तो हिंदी व्याकरण के भेद कितने होते हैं, 4। इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जरूर अपनी कॉपी पर नोट करें। और 4 प्रकार कौन से, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार। ठीक है, और आप जो है इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इसके बारे में, वर्ड विचार के बारे में। चलिए, यहाँ से आपकी शुरुआत होनी है। और अभी तक का ये बेसिक पार्ट था, व्याकरण से महत्वपूर्ण तथ्य थे, वो आपको कैसे लगे वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, वर्ड विचार। वर्ड विचार जो हमारा एक भेद है व्याकरण का, उसमें सबसे बेसिक चीज जो होती है, वर्ड विचार को जानने के लिए हमें आना चाहिए क्या, वर्णमाला। ठीक, तो यहां मैंने एक शब्द लिख दिया और उस शब्द का नाम है वर्णमाला। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं कि ये जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें वर्ड है और दूसरा शब्द इसमें माला है। क्या है, माला। और आप दोनों ही शब्दों को भली भांति जानते होंगे, पहचानते होंगे, कई बार आपने ये शब्द सुने हैं, पढ़े हैं हजारों बार। लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं समझाता बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा उधेड़ के बुनता हूँ, ये मेरी आदत है। और इसलिए भी क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जो होशियार बच्चा है वो समझे, अच्छी बात है, लेकिन कमज़ोर बच्चे की भी समझ में आना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ कोई ऐसे पढ़ा रहा है जैसे कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, देखो एक शब्द यहाँ माला है, दूसरा शब्द वर्ड है। आते हैं दोनों शब्दों पे आएंगे। पहले मैं लेता हूं भैया माला को। तो आप जानते हैं माला का अर्थ क्या होता है, तो बहुत से बच्चे तो जानते होंगे माला का अर्थ क्या होता है।
बहुत से नहीं जानते होंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए माला क्या होती है, तो आप कहोगे कि साहब बाजार में जो बिकती है फूलों की वो माला कहते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि सर वो गले में जो डालते हैं वो माला होती है। बहुत से कहेंगे मोतियों की बनी हुई माला होती है, जूतों चप्पलों की भी माला हो जाती है। ठीक है, चलो देखो, माला शब्द का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ कि माला किसको कहा जाता है। माला शब्द का अर्थ होता है भैया क्रमबद्ध समूह। कैसा समूह? क्रमबद्ध समूह। या आप ऐसे कह सकते हैं अपनी भाषा में व्यवस्थित समूह। ठीक है, माला शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रमबद्ध समूह। अगर आपको वीडियो में ऐसा लगता हो कि मेरे पढ़ाने का टोन थोड़ा धीमा है, तो आप वीडियो के एंड में स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जिन्हें लाइव पढ़ना है, लाइव से मतलब ये है कि रिकॉर्डेड है। शुरुआत में जो चलता है पहली बार तो ऐसा लगता है जैसे लाइव चल रहा है, तो ये लाइव नहीं रिकॉर्डेड क्लास ही चल रही है लगातार। ठीक है, तो और इसका फ़ायदा भी है। रिकॉर्डेड क्लास का मैं देखता हूँ, मैंने देखा है फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि लाइव बैच पढ़ाने में डिस्टरबेंस ज़्यादा होता है, रिदम टूट जाता है। लाइव बैच में क्या होता है कि बच्चे अनर्गल कमेंट ज़्यादा करते हैं। कुछ बच्चे अच्छे कमेंट करते हैं, या यूँ कह लो जो पढ़ने में अच्छे हैं वो अपने मतलब की चीज़ें लेते रहते हैं, उन्हें कमेंट से कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते रहते हैं फालतू का। उससे क्या होता है कि अगर टीचर की नज़र पड़ जाती है कमेंट पे, तो उसकी वजह से उसका एकदम डिस्टर्बेंस डाइवर्जन हो जाता है ना। तो रिकॉर्डेड में ये फ़ायदा भी है कि मस्ती से अपने बस पढ़ाते रहो, जो चीज़ें हैं अपने रिदम में। अच्छा लगता है, स्टूडेंट का जो डाउट रह जाता है वो बाद में ले लिया जाता है। ठीक रहता है ऐसे। चलो, माला का अर्थ क्या होता है भैया? क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह। अब कैसे? आपने देखा होगा जैसे बाजार से आप माला लेके आते हैं फूलों की। ठीक है, तो फूलों की माला लेके आए तो आप उसमें गौर करेंगे तो उसमें क्या होता है? फूलों का समूह होता है, लेकिन व्यवस्थित समूह होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रमबद्ध समूह होता है, क्रम से होते हैं वो। आपने बारात में दूल्हा देखा है? दूल्हा, दूल्हे में भी दूल्हे के गले में एक किसकी माला पड़ती है? एक तो मोतियों की माला पड़ती है। मोती की माला भी में भी आप देखना कि मोती भी क्रम से लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक मोती इधर भाग रहा है एक उधर भाग रहा है, क्रम से। नोटों की माला पहने रहते हैं, नोट भी एक के बाद एक पंच हुए होते हैं। ठीक है, तो माला का अर्थ आप समझ गए होंगे कि माला का अर्थ होता है क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह। ठीक, अब हम समझते हैं साहब ये वर्ड क्या चीज है। तो वर्ड को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, और क्या समझाना चाहता हूँ वो चीज़ गौर करिए। ये आपकी बिल्कुल बेसिक में आता है, और बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। देखो भाई, आप सभी को कसम है, अगर आप इन तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं और मैं जो समझा दूं, अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आपको लगे कि हाँ जो मैं जानता था वही इस भाई ने इस दोस्त ने बताया है, तो आप कुछ भी मत कर लिखना इस कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगे कि हाँ मैं पहले कुछ और जानता था, अब मैं वास्तव में सही सीखा हूँ, तो ज़रूर भैया कमेंट करें कि सर आपने जो पढ़ाया, भैया आपने जो पढ़ाया, दोस्त आपने जो पढ़ाया, बड़ा गजब का पढ़ाया, बड़ा गजब का बताया। ठीक है, ज़रूर बताएं। देखो, आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। पैसा तो आ नहीं रहा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, पढ़ाना है। तो आप भी लगातार, यार देखो मैं देख रहा हूँ कि मैं जो वैसी वीडियो बनाता रहता था ना आपके लिए समझाने वाली, उसमें व्यूज़ बहुत आते थे और शायद उस पर डिमांड भी जाते थे। लेकिन अब मैं आपके साथ जब पढ़ाने में मेहनत कर रहा हूँ तो आपके व्यूज़ नहीं आते, है ना। यानी कि इसका मतलब ये है पढ़ने वाली वीडियो नहीं देखना चाह रहे हो, आपके लिए मतलब फालतू की कॉमेडी की एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाई जाए वो आप ज़्यादा देखते हैं। मेहनत भैया देखो करते रहो, धीमे धीमे कछुआ की रफ्तार भागते रहो,
आप अपने लक्ष्य पे ज़रूर ही पहुंच जाओगे। ठीक है, मत एकदम, उस टाइम तो ये था कि ऐसे भाग रहे थे खरगोश की स्पीड में और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब समय मिला है तो आराम से तसल्ली से करते रहिए ना चीज़ें, क्या दिक्कत है। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, तो क्या बताएंगे? हैं, बताइए। चलिए, समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो। देखो भैया, एक इंसान के अंदर ना प्राकृतिक रूप से क्या होती हैं, ध्वनियाँ होती हैं। एक इंसान के अंदर ना प्राकृतिक रूप से ध्वनियाँ होती हैं। एक इंसान अगर भारत में पैदा होगा, बच्चा छोटा सा, तो आपके आस पड़ोस में बच्चे पैदा होंगे, आपके घर में होंगे बच्चे, हमारे भी घर में एक है, बहुत उद्यमी। ठीक है, हाँ। तो बच्चा जो होता है उसमें प्राकृतिक रूप से ना ध्वनियाँ पाई जाती हैं। अमेरिका में जन्मा हुआ बच्चा होगा, वहाँ भी उसकी ध्वनि होती है, वो भी अपने मुंह से कुछ ना कुछ साउंड निकालता रहता है। अब जब जो है कोई भी बच्चा 1 साल का, 2 साल का हो जाता है, तो वो अपने उसी परिवेश में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, वो अपने पापा, मम्मी, बाबा, अम्मा, चाचा, चाची, पारिवारिक रिश्तों के जो नाम होते हैं वो लेना सीख जाता है। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, ये अभी उसको ज्ञान नहीं है कि मैं हिंदी भाषा के वर्ड बोल रहा हूँ या कौन सी भाषा के वर्ड बोल रहा हूँ। ये तो वो जब 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का हो जाता है, तब वो विद्यालय जाता है, और विद्यालय में उसके मैम, उसके टीचर उसको बताते हैं कि बेटा तुम जो पापा बोल रहे थे, एक ध्वनि आप निकाल रहे थे पापा की, आप चाचा बोल रहे थे, चाचा की जो ध्वनि निकाल रहे थे, आप जो है बेटा मम्मी बोल रहे थे, मम्मी की ध्वनि निकाल रहे थे, उन सभी की आकृति कुछ इस प्रकार बनती है। ये क्या है? ये ध्वनियों की आकृतियां हैं। और जब हम ध्वनि की आकृति को लिख देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जो ध्वनि आज से पहले वो बोल रहा था, आज उन ध्वनियों को वो लिखना सीख गया, और लिखना सीख गया तो लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है भैया? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है भैया? वर्ड कहलाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मान के चलिए हमने, जब उसको ये ज्ञान हो गया कि मैं जो ध्वनियाँ बोलता हूँ वो लिखी ऐसे जाती हैं, फिर अगर मैं उसके सामने इस तरह की कोई आकृति लिख दूंगा, फिर मैं उसके सामने इस तरह की कोई आकृति लिख दूंगा, फिर मैं उसके सामने इस तरह की कोई आकृति लिख दूंगा, तो वो आकृति देखते ही क्या करेगा? इनकी ध्वनियाँ बोलना स्टार्ट कर देगा। ट बोलेगा, फ बोलेगा, ना बोलेगा। तो क्या किया उसने कि जो लिखित रूप था, लिखित रूप था यानी कि जो वर्ड था, जो वर्ड था, अब वो क्या करना सीख गया है? उनकी ध्वनियाँ निकालना भी सीख गया है। क्या करना सीख गया है? ध्वनियाँ निकालना भी सीख गया है। तो और हम ये कह सकते हैं भाई कि वर्ड का मौखिक रूप, वर्ड का मौखिक रूप क्या कहलाता है भैया? ध्वनि कहलाती है। इतनी सी बात समझ में आई। और ये आपने बहुत सी किताबों में भी पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहीं आप देखते हैं ध्वनि होती है, कहीं आप देखते हैं वर्ड होती है। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ड, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। इतनी बात समझ में आई है? चलो, आशा उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आई होगी। तो इससे आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। ठीक, ये हम समझ गए कि साहब ध्वनि और वर्ड लगभग बात एक ही है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? पूरक है भाई। वो
लिखित रूप हो जाता है, वो मौखिक रूप हो जाता है। लेकिन अब बात आती है असली खेल की, वर्ड और अक्षर में अंतर क्या होता है, ये जरूर बतावें कि सर आपने बड़ा अच्छा समझाया। ठीक है, बहुत से लोग, मैं पूछ लेता हूँ इस तरह से, मैं लिख देता हूँ किसी के सामने भी आकृति क, क, मैं अपने ऑफलाइन बैचेस में जब बच्चों से पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए तीन चार आकृतियां हैं, तो इसमें से बताइए कि कौन सा वर्ड है कौन सा अक्षर है, मुंह फट जाता है बच्चों का। आप में से भी किसी ना किसी को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इसमें क्या वर्ड है क्या अक्षर है? अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या वर्ड है क्या अक्षर है। देखो, ये चीज भैया अपनी कॉपी पर नोट कर लें साथ के साथ। ठीक है, चलो देखो, हमने एक चीज अभी जानी है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ड। ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ड। अब ध्यान रखेंगे भैया कि जब भी बात एक ध्वनि वाली आकृति की आएगी, एक ध्वनि वाली आकृति, एक ध्वनि वाली आकृति आपकी क्या कहलाएंगी भाई, एक ध्वनि वाली आकृति आपकी कहलाएंगी वर्ड। ये कॉपी पे नोट कर लो, बहुत कम टीचर बताते हैं, बहुत कम टीचर आपको समझाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता, बहुत से लोग जानते हैं लेकिन कम बताते हैं, कम समझाते हैं। दूसरा अक्षर, अक्षर क्या होता है भैया, दो ध्वनि या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए मैं क्या लगा देता हूँ, प्लस का चिन्ह। दो ध्वनि या दो से ज्यादा, ज्यादा के लिए प्रश्न, दो ध्वनि या दो से ज्यादा वाली जो आकृति होती है भैया, वो क्या कहलाती हैं, वो आकृति आपकी अक्षर कहलाती है। अब देखिए भैया कैसे, जब भी एक ध्वनि वाली आकृति कौन सी होती है, आपने किसी किताब में ऐसे लिखा पढ़ा देखा होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक ध्वनि वाली आकृति। ठीक, लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, आपने ऐसे भी लिखा पढ़ा देखा होगा, है ना, दोनों तरीकों से आपने लिखे पढ़े देखे हो, देखे, है ना। तो अब यहां देखिएगा कि ऐसे भी आपने लिखा पढ़ा देखा है, वैसे भी आपने लिखा पढ़ा देखा है। तो भैया जब आप ऐसे लिखा पढ़ा देखते हैं तो समझ लो ये जो आकृतियां बनी है ये किसकी आकृति हैं, ये वर्ड लिखे हुए हैं। और जब भी आप ऐसे लिखे हुए देखें तो समझ लेना ये क्या लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी क्या है, एक ध्वनि वाली आकृति है। और जितने भी आपके सारे के सारे स्वर, सारे स्वर किस में आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। सारे स्वर किस में आते हैं, एक ध्वनि वाली आकृति में ही आते हैं। हर स्वर की अपनी एक ध्वनि होती है। ठीक है, आगे चल के डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डाउट आपके मन में आएगा लेकिन उसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सारे स्वर और आपके इस तरह से लिखे हुए ये सारे व्यंजन क्या है, वर्ड है। इतनी सी बात समझ में आई। और ऐसे लिखे हुए ये क्या है, अक्षर है। क्यों अक्षर हैं, क्यों वर्ड हैं, इन आकृतियों में एक ध्वनि पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये आप अपने आप में सिर्फ क की, ख की, ग की, आ की, इसी की लिए होंगे ध्वनि। ठीक है, लेकिन ये वाले जो आकृतियां हैं इनमें क्या हो रहा होगा, इनमें दो साउंड होंगे, इनमें दो साउंड होंगी। एक किसकी होगी, एक तो इसमें आधे क की होगी और आधा का या कहेंगे क का शुद्ध रूप अ की। इसमें क्या है भैया, इसमें भी यही बात है। ऐसे करके तीनों ही वर्डों में, तीनों ही आकृतियों में इसमें क्या है, अक्षर होंगे। क्यों, ये सारे के सारे दो दो ध्वनियां लिए हैं, एक क की, एक आ की, एक ख की, एक आ की। मान लीजिए यही चीज ऐसे लिखी होती, यहां लिख देता हूं मैं, यहाँ लो की लिखी है, ऊ लिखा हुआ है। तो अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा भाई, इसमें का है और क्या है, बड़ी ई है, इसमें क्या है, पा है और बड़ा ऊ है। तो हमें देखने को मिल रहा है ना कि इन आकृतियों में कितनी साउंड है, कितनी ध्वनियां हैं, दो। और दो ध्वनि वाली आकृति हमारी क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है।
ठीक है। हाँ, तो अब ये भाषा मत आप याद करिए कि ऐसी कोई भी वर्ड जो टूटे ना अक्षर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आज के ज़माने में दिल जैसी चीज़ टूट जाती है, अक्षर किस खेत की मूली है। ठीक है, अक्षर भी टूटते हैं, किसमें टूटते हैं? वर्डों में। उसमें वर्डों में ध्वनि में टूटेंगे तो ध्वनि ही क्या होती है? वर्ड होती है। ठीक है, इतना सा बेसिक समझ में आया होगा। ये मैं आपको 2 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ता हूँ, फिर आप सारे लोग समझें। ठीक है, वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, और आशा उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना? ठीक, चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे आगे कल की वीडियो में ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूंगा वर्ड से संबंधित, अक्षर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको नोट कराऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, वर्ड से संबंधित ही वर्ड हमें पता चल गया। वर्ड क्या होता है साहब? एक ध्वनि वाली आकृतियां होती हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि थोड़ा सा समय हो चला है और वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा होगा। आशा उम्मीद है कि इतनी सी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और हिंदी का जो मैंने बेसिक पहले समझाया है, विविध का पार्ट, 2 पार्ट कवर किए हैं। एक तो विविध वाला व्याकरण से संबंधित, दूसरा इसका बेसिक। ठीक है, तो इससे आगे रिदम में चीज़ें चलेंगी, बहुत स्पीड से चलेंगी, टेंशन न लें। पहला लेक्चर था, पहला वीडियो था, कुछ चीज़ें बेसिक बनाना होता है, समझाना होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो में मेरा बेसिक का समझाना? आपको क्या चीज़ नहीं मिली? ज़रूर भैया सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करें। जो भी लोग देखें, अगर उन्हें अच्छा लगे तो, और अगर कहीं खराबी लगी हो, कहीं कोई कमी, कहीं कोई गलती, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, आगे मैं एक मैथ्स का भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, अभी थोड़ा सा समय मिलेगा उसके बाद। ठीक है, तो आप सभी से तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और ज़रूर भैया आप सभी मेरे मोटिवेशन हैं, प्लीज़ सारे लोग चैनल को अब शेयर करिए। अब मैं आपसे ज़रूर ये डिमांड करता हूँ कि अब शेयर करिए। मैंने जब पहले वीडियो बनाता था तब कहता था कि मत शेयर करिए, लेकिन अब करिए। अब उस हर गरीब भाई का, बहन का सपना पूरा होना चाहिए, उसको सीखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जो इस चीज़ को एफर्ट नहीं कर पाता है, प्लीज़ सभी से, है ना? अगर मान लीजिए, और दूसरा चलते चलते एक और चीज़, अगर आप मुझे बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हैं, मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा एक नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप करके कुछ भी अपनी बेस्ट विशेस दे सकते हैं। ठीक है, 8433459155। आप सभी के मैसेज का आकांक्षी रहूँगा, दुआओं का, शुभकामनाओं का। ठीक है, तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। नमस्कार।